जय आद्या आ चुके थे। वो अभी अपने कमरे में ही बैठे थे। आद्या थोड़ा घबरा रही थी, जैसा कि उसने आते टाइम गाड़ी में कहा था। घर चलकर बहुत हिसाब करना। आद्या कपड़े चेंज करके एक पिंक कलर की लाइट कलर की साड़ी पहने हुए थे। जय अभी आते ही लैपटॉप लेके स्टडी रूम में आ गया था। आद्या अपनी घबराहट काम करने नीचे चली गई सबके पास, और डिनर का भी टाइम हो गया था, इसलिए वो नीचे आ गई थी। डिनर का टाइम हो गया था, सब लोग आ चुके थे। तभी जय अपनी पॉकेट में हाथ डाले वाइट कलर का ट्राउजर और उस पर वाइन कलर की टी शर्ट पहने नीचे आया। सब लोग डिनर के लिए अपनी अपनी जगह बैठ गए। तभी मृत्युंजय बोला, आप सबको कुछ बताना है, वहाँ टाइम नहीं मिला, इलाइट सोचा आज अभी बता दूं। जय की बात सुनकर दादाजी बोले, क्या बात है जय, क्या बताना चाहते हो बेटा, खुलकर कहिए। दादू, मैंने एक फैसला लिया है और आई होप आप सबको भी पसंद आएगा मेरा सजेशन। मैंने मुदीता की शादी करने का सोचा है मेरे दोस्त सजल के साथ, और सजल का खुद का यूएसए में बहुत बड़ा बिजनेस है, और फिर मुदीता भी आगे की स्टडी के लिए यूएसए जाना चाहती है। तो मैंने फैसला किया है कि मुदीता की शादी उस घर में हो जाएगी, तो वहाँ मुदीता आराम से स्टडी भी कर सकेगी और उसको घर की कमी भी फील नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, मुदीता को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसे लोनावाला में ही पूछा था, तो उसने अपनी ओर से हाँ कहा था। आप लोग देख लीजिए क्या करना है। अगर आप सबकी हाँ हुई तो शादी जल्दी ही होगी। सजल और उसकी फैमिली सीधा शादी की कह रहे थे, ताकि उन लोगों को बार बार आना जाना ना पड़े, इसलिए दोनों काम एक ही टाइम पे होंगे। जय की बात सुनकर दादू और जय के पापा दोनों बोले, बहुत अच्छा फैसला किया है बेटा, इतना तो हम भी नहीं सोच पाते कितना तुमने सोचा। और सबसे बड़ी बात, वो उस घर में आराम से रहकर अपनी स्टडी कम कर सकेगी। सब लोगों की तरफ से हाँ हो चुकी थी। मीरा जी भावुक नजरों से मुरीता को देख रही थी और मुड़िया नजरें झुकाकर खाना खा रही थी। जय की नजरें मीरा की नजरें का पीछा कर रही थी। सब लोग खाना खाकर जाने लगे तो मृत्युंजय बोला, छोटी माँ आप और डेढ़ जल्दी से शादी का मुहूर्त निकला लेना, सजल की फैमिली को भी तो उसी हिसाब से आना होगा। मीरा जी की तो खुशी का टिकना नहीं राजा। जब जय ने उसे छोटी माँ कहा तब वो भावुक होकर बोली, जी जय। वो लोग बात कर जी रहे थे कि जय का फोन बजा। वो फोन लेके बाहर चला गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सब लोग शादी के बारे में बातें करने लगे और धीरे धीरे करके सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। हाल में सिर्फ मुदीता और मीरा जी थीं। मुदीता और मीरा जी दोनों भावुक होकर बातें कर रही थीं। उनकी बातों को गेट पे खड़ा जय सुन रहा था। मुदीता भावुक होकर बोली, छोटी माँ आप दुखी मत होइए, शादी के बाद भी आपकी बेटी आपसे दूर नहीं रहेगी। मीरा जी आंसू पांच कर बोली, बेटा छोटी सी थी तू जब तुझे अपनी गोद में लिया और तूने मुझे छोटी माँ कहा, और देखते ही देखते कैसे समय बीत गया। मेरी छोटी सी मुड़िया कब इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी की डेट फिक्स होने वाली है। मुदीता रोते हुए उनके गले लगकर बोली, छोटी माँ रश्ड फेस। दोनों आपस में गले लगे हुए ही थी। काफी देर दोनों एक दूजे के गले लगे रही। फिर मीरा जी ने मुदीता को सोने भेज दिया। वो भी सोने के लिए अपने रूम की ओर जाती, तब तक जय ने पीछे से आवाज दी, छोटी माँ रुकिए। जय की आवाज मीरा जी खुशी से पलट कर देखने लगी। उनके कुछ भी बोलने से पहले जय बोला, मुदीता को कभी भी माँ की कमी महसूस न होने देने के लिए थैंक यू। और अब मुदीता की शादी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि शादी में किसी तरह की कमी रहे, और दूसरा उसकी हर इच्छा पूरी करना आप। जय नर्म लहजे में बोलकर जाने को हुआ तो उसे जानी पहचानी आवाज आई, थैंक यू बेटा थैंक यू, मैं आज बहुत खुश हूँ, तूने मूंगे माँ कहा। वो भावुक होकर बोल रही थी। जय चुपचाप उनको देख रहा था। थोड़ी देर उनके पास रुककर वो वहां से चला गया और मीरा जी को भी सोने का बोल गया।
जय रूम में आया तो देखा आद्या बिस्तर पे लेटी हुई थी। आद्या को देख जय मन ही मन बोला, आते ही नखरे शुरू। आधा को देखकर लग ही रहा था कि वो गहरी नींद में होगी। मृत्युंजय ने भी उसे तंग करना जरूरी नहीं समझा और वो चुपचाप जाकर लाइट बंद करके आया और आद्या के बगल में आकर लेट गया। सुबह आद्या जल्दी उठकर पूजा करने चालू गई थी। उसके बाद सबको आरती देके जब रूम में आई तो सामने तैयार होते जय पे नजर पड़ी। आद्या अंदर आई। जय ने पलटकर उसे देखा और बहुत आराम से बोला, तुमको क्या हुआ है? रात को वेट भी नहीं किया, चुपचाप सो गई और उठने से पहले ही रूम से चली गई। जान सकता हूँ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आद्या ने जय को तिरछी नजर से देखा और मुंह टेढ़ा करके वहां से स्टडी रूम की तरफ चली गई। मृत्युंजय ने उसे देखा और थोड़े आश्चर्य से बोला, अब ये क्या था? मृत्युंजय स्टडी रूम में गया और वह अपनी बुक्स बैग में रखती आद्या का हाथ उसकी कलाई से पकड़कर मृत्युंजय बोला, मुंह ले ताला क्यों लगा कर बैठी हो? यहाँ से गई थी तब से दूरी बनाकर बैठी थी क्या? इतने दिनों मन नहीं भरा दूरी बनाकर जो फिर से होठ सिल कर बैठी हो? जल्दी अपनी चुप्पी तोड़ो, नहीं तो फिर मुझे बहुत अच्छे से आता है तुम्हारी चुप्पी तोड़ना। जय ने आद्या को धमकी भरे लहजे में कहा, तुम कभी कोई बात प्यार से नहीं कर सकते ना? कोई बात प्यार से कह दोगे तो तुम्हारी लंबी नाक छोटी हो जाएगी या फिर तुम्हारी अकड़ कम हो जाएगी। जो जब देखे तब अकड़ की दुकान खोले बैठे रहते हो। आद्या ने जय से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। जय आद्या के बेहद नजदीक आया और उसकी कमर में अपनी बाहें लपेटकर अपनी आकर्षक आवाज में मदहोशी भरे शब्द घोलकर बोला, तो तुम क्या चाहती हो और क्या खोल कर रहा हो? वैसे तुमको इतना मन है तो आराम से बोल देती, मैं मना नहीं करता। इस तरह गुस्सा होने की क्या जरूरत है? वैसे ज्यादा मन हो तो हम अभी भी। मृत्युंजय इतना ही बोला कि आद्या उसके मुंह पे हाथ रख कर बोली, बस भी करो, शर्म नहीं आती तुमको? मैं तुमसे गुस्सा थी क्योंकि तुम अपने आगे कभी कुछ नहीं सुनते और ना किसी को मौका देते। तुमने कल मुरीता दी की शादी की घोषणा कर दी। तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे तो तुमने ये तक बताना जरूरी नहीं समझा कि कल आप लोग ऑफिस में जल्दी क्यों आ गए थे, क्या प्रॉब्लम हुई थी? और वो चीज़ कम नहीं थी तब तक तुमने मुरीता दी की शादी भी फिक्स कर दी। जय, मैं बीबी हूँ तुम्हारी। जब मुझे ये सब चीजें सबके साथ ही पता चलेंगी तो क्या मतलब है हमारे रिश्ते का? क्या तुम्हारी नज़रों में मेरी कदर बस इतनी ही है या फिर तुम सच में आज भी मुझे बस अपनी बिस्तर की शोभा समझते हैं? या फिर आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बिस्तर को गर्म करने तक ही है? अगर बिस्तर को गर्म करने के लिए ही मुझे अपने पास रखते हो तो उससे अच्छा तो तुम मुझे अपनी बीबी न बनाकर अपनी रखेल ही बना। आद्या गुस्से में बोलती ही जा रही थी, उसे पता ही नहीं चला कि वो गुस्से में क्या बोल गई है। उसकी जुबान तो जब बंद हुई जब मृत्युंजय जोर से चिल्लाकर बोला, आद्या। पाउटिंग। ये आवाज इतनी तेज थी कि एक बार को तो आद्या भी हिल गई थी। मृत्युंजय की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो अपने दांतों को भींचकर गुस्से से अपना हाथ ऊपर उठाकर। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सुपर चैट करें।